वेलकम टू जीएस वरदान। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे हृदय से संबंधित बीमारियों के बारे में। इसके पहले के दो वीडियो में हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। सबसे पहले हम ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। रक्त दाब जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? जनरली धमनियों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को रक्तदाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं। धमनियों की दीवार पर पड़ने वाले दाब को, जैसे कि ये मान लिया जाए एक छोटी सी धमनी है। धमनी बताया था, धमनियों का काम क्या होता है कि शुद्ध रक्त को यानी कि प्योर ब्लड को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने का कार्य करती हैं। तो जो धमनियां हैं यानी कि आर्टरीज, जिसे कहते हैं आर्टरी, धमनियों को आर्टरी कहते हैं, आर्टरी। और जैसे धमनी है, धमनी में क्या होगा? ब्लड का फ्लो होगा, ब्लड का फ्लो होता है। तो ब्लड का जब फ्लो होगा धमनी में, तो ब्लड की जो दीवार है इनर वॉल पे एक प्रेशर पड़ेगा, इनर वॉल पे एक प्रेशर पड़ता है जिसे हम जनरली ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर किसी पाइप अगर कोई पानी से भरा हुआ है, ठीक है, और उस पाइप के एक सिरे को हम क्या करते हैं, तेज़ी से दबा देते हैं, तो क्या होता है, अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पाइप फूल जाता है। ठीक है, तो वही सिंपल सी अवस्था है कि जो धमनियां हैं, धमनियों के अंदर की दीवार पर जो ब्लड द्वारा प्रेशर जनरेट किया जाता है या दबाव डाला जाता है, उसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर exerted on the wall of the artery is called blood pressure। ब्लड प्रेशर के दो घटक हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर के कितने घटक हैं? दो घटक होते हैं। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर। एक सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा क्या होता है? डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर में वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद धमनियों की दीवारों पर लगने वाला दाब सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल क्या होता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है, या आरिकुलर सिस्टोल, आरिकुलर डायस्टोल। तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था, तो जाके वहाँ पर आप एक बार देख लीजिएगा, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद धमनियों की दीवारों पर लगने वाला दाब सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और डायस्टोलिक प्रेशर जब नलियाँ यानी कि ब्लड वेसल्स की सामान्य अवस्था में वापस लौटने के पश्चात धमनियों की दीवार पर पड़ने वाला दाब डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। तो एक फार्मूला होता है, ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू सिस्टोलिक अपन डायस्टोलिक, और जनरली क्या होता है? 120/80 मिलीमीटर Hg मरकरी। ठीक है, मिलीमीटर Hg। तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 ऑप्शन में दिखेगा, mmHg होता है। ठीक है, और ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट जिस उपकरण द्वारा किया जाता है उसे स्फिग्मोमैनोमीटर, मतलब कि जिस इक्विपमेंट या ऑपरेटर द्वारा ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है, मापा जाता है, उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, डॉक्टर के पास रहता है और क्या करते हैं, धीरे धीरे एक रबर का बना होता है, उसको पंप करते हैं और मरकरी लेवल क्या होता है? ऊपर चढ़ता रहता है। ठीक है, उसी को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। और एक और डिवाइस देखा होगा, एक और इक्विपमेंट रहता है डॉक्टर के पास, जिसे स्टेथोस्कोप कहते हैं, स्टेथोस्कोप। और स्टेथोस्कोप क्या करता है? हार्ट बीट के साउंड को मेजर करता है, और शरीर के इंटरनल ऑर्गन में, शरीर के अंदरूनी भागों में अगर कहीं से साउंड प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे लंग्स से या फिर हार्ट से, तो उसको मेजर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टेथोस्कोप, STETHOSCOP, स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो स्टेथोस्कोप और स्फिग्मोमैनोमीटर। ओके, अब देखिए हृदय संबंधी बीमारियां कौन कौन सी होती हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है
ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। हृदय संबंधी बीमारियाँ कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला जो होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन इज जनरली नोन एज हाई ब्लड प्रेशर। हाइपर मतलब होता है हाई, ठीक है, हाइपो मतलब होता है लो। तो हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर। यह एक टेक्निकल टर्म है, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर हाइपरटेंशन नाम आए तो समझिए हाई ब्लड प्रेशर की बात की जा रही है। और यह क्या है? एक मेडिकल कंडीशन है। इट इज़ ए मेडिकल कंडीशन जिसमें यह चिकित्सीय दशा है जिसमें धमनियों में सिस्टोलिक रक्तदाब बढ़ करके 140 mmHg हो जाता है। मतलब कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होगा? 140 मिलीमीटर Hg हो जाता है, ठीक है, या इससे अधिक हो जाएगा। तथा डायस्टोलिक बढ़ करके 90 mmHg हो जाता है, ठीक है, 140 अपॉन 90, ठीक है, 140 अपॉन 90 से ज़्यादा हो जाता है तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। ओके, यहाँ पर देखिए कुछ कंडीशन दी हुई है। यहाँ पर प्रेशर दिया गया सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर अगर समझ में ना आए तो जो परिसंचरण तंत्र का दूसरा वीडियो था पार्ट 2 वाला उसको देख लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए सामान्य रक्तदाब तो नॉर्मल होता है 120/80 mmHg, ठीक है। इसके बाद एक दूसरी कंडीशन, इससे जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो पर हाइपरटेंशन कहते हैं। मतलब हाइपरटेंशन की स्टेज अभी नहीं आई है, मतलब कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, तो पर हाइपरटेंशन कहते हैं। 120 to 139 हो जाता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 to 89 हो जाता है, ठीक है, 120 to 139 और 80 to 89 हो जाता है। और हाइपरटेंशन में क्या होगा? स्टेज 1 एंड स्टेज 2, दो स्टेज में बांटा गया है। स्टेज 1 में क्या होगा? यानी कि 139 है तो स्टेज 1 में 140 to 159 हो जाता है और डायस्टोलिक प्रेशर 90 to 99 हो जाता है। ओके, स्टेज 1 में, स्टेज 1 जो होता है खतरनाक, बहुत ही खतरनाक अवस्था होती है। मतलब जनरली एज के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर उम्र के अनुसार, तो अगर किसी की ज़्यादा उम्र है 35 से 40 प्लस अगर उम्र है तो जनरली क्या देखा जाएगा कि आपका जो सिस्टोलिक प्रेशर है 140 के नीचे रहता है, 140 130 to 40 वेरी करता है और जो डायस्टोलिक है 90 to 99 तक वेरी करता है, ठीक है। तो 120 to 139 वेरी करता है और 80 to 89 तक वेरी करता है, ये पर हाइपरटेंशन। यहाँ तक की जो कंडीशन होती है बहुत ही क्या खतरनाक कंडीशन नहीं है, ठीक है, लेकिन स्टेज 1 में जाने के बाद कंडीशन बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, ठीक है। 140 to 159 और 90 to 99 mmHg। सेकेंड स्टेज में क्या है? 160 से ज़्यादा या 160 या उससे अगर अधिक हो जाता है तो दैट इज स्टेज 2 और डायस्टोलिक प्रेशर 100 या 100 से ज़्यादा हो जाता है। यह बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है। तो स्टेज 1 स्टेज 2 में पहुंचने के बाद हो सकता है कि हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाए, हो सकता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, अगर इतना ब्लड प्रेशर हो गया तो हार्ट अटैक आ ही जाता है। यह निम्नलिखित कारणों से होता है, जैसे मान लीजिए कोई अगर आपको किडनी की डिजीज बीमारी है, किडनी डिजीज है, गुर्दे की बीमारी है, या हार्मोन रिलेटेड किसी प्रकार का डिसऑर्डर है हार्मोन से संबंधित, या एज बहुत ज़्यादा हो गई है, और या तो अधिक अल्कोहल कंजम्पशन, या मोटापा, या फिर स्ट्रेस कंडीशन या तनाव की स्थिति। ओबेसिटी मतलब मोटापा और स्ट्रेस मतलब तनाव, तो इन दोनों कंडीशन में भी आपको हाइपरटेंशन हो सकता है। हाइपरटेंशन होगा कैसे? क्योंकि आज का जनरली क्या है, लोग बैड फूड हैबिट को फॉलो कर रहे हैं, किसी को पता नहीं है कि बैलेंस डाइट हमारा क्या है। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फैट या लिपिड लेने लगते हैं। अधिक से अधिक मात्रा में क्या करते हैं, फैट या लिपिड लेने लगते हैं, जिससे क्या होता है, फैट या लिपिड हमारे ब्लड वेसल्स में जा कर के यहाँ क्या होता है, इकट्ठा होने लगता है, ठीक है। यहाँ क्या होगा, जा कर के चिपक जाएगा, और जैसे ही जाकर यहाँ पे चिपक जाएगा तो जब ब्लड का फ्लो होगा तो ब्लड का फ्लो होने में क्या होगा, अवरोध उत्पन्न होगा,
यहाँ पर क्या होगा, ये नली बहुत पतली हो जाती है, जिससे क्या होता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है, और हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा क्या है, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन मतलब कि लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, हाइपोटेंशन मतलब लो ब्लड प्रेशर। यह सामान्यतः तब होता है जब सिस्टोलिक प्रेशर 90 mmHg से कम हो जाए एंड डायस्टोलिक प्रेशर 60 mmHg से कम हो जाता है, ठीक है। यानी 90/60 वाली कंडीशन जो है यह हाइपोटेंशन कंडीशन, लो ब्लड प्रेशर। और यह निम्नलिखित कारणों से होता है, जैसे कि ब्लड की कमी हो गई है, ठीक है, हार्मोन्स में अगर कोई चेंजेज आ रहे हैं, रुधिर वाहिकाओं के फैलने तथा दवाओं के विपरीत प्रभाव से। बढ़ती उम्र के साथ भी हो सकता है, जो रुधिर वाहिनियाँ ब्लड वेसल्स हैं वो ढीली पड़ जाती हैं, तो ब्लड का फ्लो आसानी से नहीं हो पाता है। ओके, अब देखिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन के बारे में एक अच्छी खासी समझ हो गई होगी, ठीक है। इसके बाद की जो स्टेज आती है, यह क्या एक मतलब कि सिक्वेंशियल ऑर्डर बता रहा हूँ, ठीक है, जनरली होता ऐसे ही है। या तो आपको पहले हाइपरटेंशन की कंडीशन होगी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एंजाइना पेक्टोरिस होता है। ओके, एंजाइना पेक्टोरिस या हृदय शूल भी कहते हैं, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस ज़्यादा बेहतर नाम है, एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी संबंधी बीमारी का सामान्य लक्षण है, ठीक है। बताया था कोरोनरी आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, हार्ट मसल्स को कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। तब यहाँ पे देखिए, कोरोनरी धमनी को ब्लड सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, और यह इसी से संबंधित बीमारी है, ठीक है, जिसमें सामान्यतः सीने में दर्द होता है, हृदय पेशी को भली प्रकार से रक्त की आपूर्ति न होने से सीने में दर्द होता है। जब हृदय की मांसपेशियों को अच्छी तरीके से ब्लड नहीं मिलता है, ठीक है, तो क्या होता है, इस प्रकार की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, इसे एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जनरली सीने में दर्द होगा, और बायां हाथ, ठीक है, इसके अलावा बायां हाथ और गर्दन एवं पीछे भी इसका अनुभव महसूस होता है, ठीक है। बहुत तेज़ी के साथ बाएं हाथ के पास, यहाँ मतलब कि सीने के पास बहुत तेज़ी से दर्द होता है, ठीक है। तो ऐसा होने पे ऐसा मतलब हो सकता है कि एंजाइना पेक्टोरिस का आपको दौरा पड़ने वाला हो, ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस। आप देखिए, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होगा, इसके बाद के लिए हार्ट अटैक, हृदय आघात भी जिसे कहते हैं। हार्ट अटैक एक आकस्मिक अवस्था होती है, ठीक है, आकस्मिक अवस्था होती है, इमरजेंसी कंडीशन है, जिसमें रक्त स्कंदन से हृदय को रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है। हृदय से रक्त के अभाव में हृदय पेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। मतलब कि कोरोनरी धमनी हृदय की मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई करती है, और अगर कोरोनरी धमनी में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, अवरोध उत्पन्न हो जाए, तो हार्ट अटैक हो जाता है। बताया था कोरोनरी धमनी है, यहाँ पर क्या हुआ, फैट का डिपोजिशन हो गया, जिसे जनरली कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कहता है। कोलेस्ट्रॉल इसीलिए क्या कहता है कि डॉक्टर के पास जब जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो मोटे लोग हैं या बीपी के पेशेंट होते हैं, तो जब मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, ब्लड का टेस्ट कराते हैं, ठीक है, उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल भी टेस्ट कराते हैं। तो जितने कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ गया है तो कुछ सर्टेन प्रिकॉशन आपको दी जाती है, ठीक है, तो उसको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखा, एक कोलेस्ट्रॉल है और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन बढ़ गया है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन से क्या होगा, ये ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं हो पाएगा, ठीक है, और ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और फ्लो ना होने से क्या होगा, अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया तो हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि हृदय की मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। ओके, हृदय आघात को चिकित्सा विज्ञान में मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन भी कहते हैं। ओके, दैट इज अ डिफरेंट टर्म, टेक्निकल टर्म है,
मेडिकल साइंस में यूज किया था मायोकार्डियल। मायो मीन्स होता है मसल, कार्डियल मतलब होता है हार्ट, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अगर आ जाए तो समझिए हार्ट अटैक की बात कर रहा है। कोरोनरी धमनी में अवरोध के कारण हृदय आघात होता है या कोरोनरी धमनी में कोलेस्ट्रॉल के संचय होने से होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा डिपोजिशन हो गया तो हार्ट अटैक हो जाता है। ओके, यहाँ तक समझ में आएगा। हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है इसमें ब्लड कोगुलेशन से यानी कि रक्त स्कंदन से हृदय को रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती, ठीक है। हृदय की रक्त की आपूर्ति न होने से क्या होगा, हृदय की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। रक्त की आपूर्ति करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी बॉडी सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और हमारे ब्लड में क्या है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, हार्ट अटैक हो गया, ठीक है। इसके बाद हार्ट फेल्योर, हार्ट अटैक की बात कंडीशन होती है हार्ट फेल्योर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें हृदय पर्याप्त मात्रा में शरीर को ब्लड पंप नहीं कर पाता। यह प्रायः हृदय पेशियों के कमज़ोर होने तथा ठीक से कार्य न करने की वजह से होता है। जब हृदय की पेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो क्या होता है, हार्ट फेल्योर की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसमें हृदय रुधिर की आपूर्ति नहीं कर पाता और यह निम्न कारणों से होता है, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी आर्टरी किसे ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है, इसे हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी हार्ट डिजीज हृदय पेशियों के कमज़ोर होने एवं हार्ट वाल्व डिजीज, ओके। बताया था कि हृदय में कितने वाल्व होते हैं, 4 वाल्व होते हैं। परिसंचरण तंत्र के पार्ट 2 में डिस्कस किया है, ठीक है। चारों हार्ट वाल्व के बारे में वहाँ जाकर के एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर इस तरह की कंडीशन है तो हार्ट फेल्योर हो सकता है, ठीक है। अब ये देखिए लास्ट कंडीशन क्या होती है, कार्डियक अरेस्ट। अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार कर लेना, कार्डियक अरेस्ट। अब हृदय पूरी तरह से गिरफ्तार कर लिया गया, मतलब कि क्या हुआ, हृदय पूरी तरह से पंप करना बंद कर देता है और अल्टीमेटली क्या होती है, मनुष्य की डेथ हो जाती है। दिस इज कार्डियक अरेस्ट, ओके। अब देखिए कौन कौन से इसके मतलब कि ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, कौन कौन से मतलब कि इसके समाधान हैं। अगर इस तरह कंडीशन हाई ब्लड प्रेशर वगैरह अगर हो जाए कोरोनरी आर्टरी में या किसी भी प्रकार की आर्टरी में या ब्लड वेसल्स में अगर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है, तो उसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एंजियोग्राफी। सुना होगा आपने, बहुत ही जनरल टर्म है, अभी आसान शब्दों में बता रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। यह धमनी के अंदर देखने की एक विधि है, ठीक है। एक ऐसा मेथड है जिससे हम जो ब्लड वेसल्स या धमनी के अंदर मतलब कि आर्टरी के अंदर यह देखने की ऐसी विधि है जिससे यह पता लगाया जाता है कि धमनी के अंदर कहीं कोई बाधा तो नहीं है। बाधा का मतलब क्या हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगा धीरे धीरे, ठीक है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है। तो इसे कहते हैं, हम क्या करते हैं, एंजियोग्राफी मेथड कहते हैं। और इस एंजियोग्राफी मेथड में बहुत ही सिंपल सा एक रेडियो एजेंट आयोडीन कंपाउंड लेते हैं, यह एक रेडियो एक्टिव एजेंट है, एवं एक्सरे का प्रयोग करते हैं। तो क्या करते हैं, ब्लड वेन में क्या करेंगे, इसको इंजेक्ट कर देंगे रेडियो एजेंट को, जो कि आयोडीन कंपाउंड होता है, और एक्सरे करते हैं। तो जब एक्सरे करेंगे, अगर कहीं ब्लड में क्लॉट है, ऐसे ऐसे ब्लड का फ्लो हो रहा है, अगर कहीं क्लॉट होगा तो यहाँ पर क्या होगा, अगर कहीं अवरोध उत्पन्न है तो यहाँ पर क्या होगा, इसका एक्सरे ऐसे दिखाएगा, यहाँ ब्लड जाएगा, ब्लड ऐसे मुड़ जाए, ठीक है, जैसे यहाँ पे ब्लड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहीं कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया, ठीक है। अब ब्लड फ्लो ऐसे होगा, ब्लड आएगा ऐसे, और यहाँ पर क्या होगा, ब्लड ऐसे फिर मुड़ जाएगा, ठीक है। तो
ये वाला एरिया डार्क हो जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर पूरे हमारे पूरी आर्टरी में, जिस आर्टरी को हम मतलब कि चेक कर रहे हैं किस आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है, तो इससे क्या होता है पता चल जाता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछा, रेडियो आयोडीन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एंजियोग्राफी, सिंपल सी, बस इतना ही जानना है, यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, डॉक्टर नहीं बनना है। ओके, एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी दोनों में काफ़ी अंतर है, ध्यान दीजिएगा, एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में एक आयोडीन कंपाउंड यूज करते हैं जो एक रेडियो एक्टिव एजेंट होता है। ठीक है, अब एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी में क्या करते हैं, कैथेटर और स्टेंट का प्रयोग करते हैं। बार बार आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा, अक्सर क्या होता है कैथेटर स्टेंट को लेकर के कई तरह के विवाद आते रहते हैं। ठीक है, तो यह एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा बाधित धमनी के मार्ग को यांत्रिक तौर पर चौड़ा कर, मैकेनिकली क्या किया था उसको क्या किया था थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें कैथेटर और स्टेंट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैथेटर और स्टेंट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए कैथेटर स्टेंट क्या होता है, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये धमनी है। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन पूरा हो गया है। ठीक है, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया है। ठीक है, तो एक प्रकार की ऐसी डिवाइस होती है, ये यहाँ पर ये लैटेक्स का बना होता है, ऐसे ऐसे होगा। ठीक है, लैटेक्स का बना होता है, और यहाँ पर एक जे जैसे यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया। कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको क्या करना है, यांत्रिक मार्ग को, मतलब कि यांत्रिक तरीके से इसको क्या करना है, इसको चौड़ा करना है। मैकेनिकली इसको क्या करना है, चौड़ा कर देना है। अब देखिए यहाँ पे ब्लड अगर फ्लो होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो इसको क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए कैथेटर होता है और ये स्टेंट होता है। ऐसे यहाँ क्या करेंगे, हम स्टेंट लगा देंगे। ठीक है, स्टेंट लगा देंगे और इसी के अंदर क्या करते हैं, कैथेटर डाल देते हैं इसी के अंदर। अब यहाँ क्या करेंगे हम, कैथेटर। ठीक है, अब देखिए गुब्बारे नुमा छोटी संरचना होती। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे स्टेंट लगा देते हैं। ठीक है, अब स्टेंट लग गया। स्टेंट क्या होता है, जनरली प्लेटिनम का बना होता है। ठीक है, और जो कैथेटर होता है, कैथेटर क्या होगा, लैटेक्स का बना होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसमें हम वाटर इंजेक्ट करते हैं, कैथेटर के अंदर वाटर इंजेक्ट करते हैं, और जो स्टेंट होता है स्प्रिंग की तरह होता है। तो जब वाटर जैसे इंजेक्ट करते हैं अंदर, ये कैथेटर क्या होगा, ये पूरा मतलब फूल जाएगा। अब फूल जाएगा तो जो स्टेंट इधर लगा हुआ है, ठीक है, जो स्टेंट लगा हुआ है, स्टेंट क्या होगा, फैल जाएगा। जैसे ही अंदर से क्या होगा, पानी भरेगा तेज़ी से, तो क्या होगा, फूल जाएगा, और फूलने के बाद क्या होगा, स्टेंट क्या होगा यहाँ पर और थोड़ा सा ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, कैथेटर को रिमूव कर लेते हैं। कैथेटर को रिमूव करने के बाद जे वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए प्लेक है। ठीक है, प्लेक का मतलब हुआ कि कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन। ठीक, अब ऐसे हमने क्या किया, ठीक है, अब देखिए ये स्टेंट क्या हुआ, स्टेंट यहाँ पे लग गया। अब स्टेंट लगने के बाद क्या होगा, ये बीच में क्या है, एक स्प्रिंग जैसे होता है उसी तरीके से होता है। अब बीच में क्या होगा, बीच से ब्लड का फ्लो होने लगेगा। ओके, और ये किनारे की तरफ खिसक जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कैथेटर और स्टेंट, तो पूछा कैथेटर किसका बना होता है, कैथेटर आपका लैटेक्स होता है, और स्टेंट क्या होता है, जनरली प्लेटिनम का बना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्टिंग। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हाईवे पे चलते हैं तो क्या होता है, हाईवे पे जैसे कि मेन किसी सिटी के अंदर जाना हो तो सिटी के अंदर न जाना पड़े, इसके लिए क्या करते हैं, बाहर ही बाहर एक रास्ता बना दिया, बाहर ही बाहर हाईवे बना दिया जाता है, जिससे क्या है कि शहर के अंदर ना जाना पड़े। अगर कोई बाहरी व्यक्ति है तो बाहर दूसरे सिटी में जाना चाहता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, वही बाईपास है, बाईपास होके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने एक आर्टरी लिया और आर्टरी में एक डिपोजिशन है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन पूरा है। ठीक है, ओके, यहाँ का डिपोजिशन है,
यहाँ पर डिपोजिशन है, ठीक है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहीं से ऐसे करके यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे बाईपास कर देंगे, एक नली को यहाँ से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब ब्लड इधर से भी फ्लो होगा, इधर से भी ब्लड फ्लो होगा, ठीक है, ब्लड का फ्लो इधर से भी हो रहा है, इसको हटाएंगे नहीं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन ऐसे ही रहेगा। तो इधर से भी ब्लड फ्लो हो रहा है, उधर से ब्लड फ्लो हो रहा है। फिर यहाँ पर अगर कभी ज़रूरत पड़ी भविष्य में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे यहाँ से ऐसे, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से फिर एक बाईपास लगा दिया। अब ब्लड का फ्लो इधर से भी होगा, ठीक है, और ब्लड का फ्लो इधर से भी होगा, ठीक है। अब दोनों साइड से ब्लड का फ्लो होने लगा, ओके। तो इसे कहते हैं बाईपास सर्जरी। देखा होगा बहुत लोग कहते हैं बाईपास सर्जरी करें, तो बाईपास मतलब कुछ नहीं है, जहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है, तो कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन है, उस एरिया को हमने छोड़ दिया और यहाँ से बाईपास करा लिया, ठीक है। तो बाईपास में देखिए, हृदय की बाईपास सर्जरी में ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली रक्तवाहिका यानी कि ब्लड वेसल्स, पाँव से ली गई सिरा, ठीक है, वेन कहाँ से लिया जाता है, पैर से, वेन पैर से लिया जाता है। अग्र हाथ से ली गई धमनी या हाथ से धमनी निकाल लेते हैं, जहाँ पर देखते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो हाथ से धमनी निकाल लेते हैं, पाँव से सिरा निकाल लेते हैं, या फिर सीने के वक्ष यानी जो थोरैसिक कैविटी वाला रीजन है, थोरैक्स वाला रीजन, वहाँ से धमनी ले लेते हैं, ठीक है। पीसीएस में एक बार इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, यूपी पीसीएस में। तो पाँव से लिया गया सिरा, अग्र हाथ से ली गई धमनी और सीने के वक्ष स्थान से लिया जाता है धमनी, ठीक है। तो इसको बाईपास ग्राफ्टिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए पेसमेकर के बारे में बताया, जैसे बताया था ऐसे नोड के बारे में, साइनो ऑरिकुलर नोड, ठीक है। साइनो ऑरिकुलर नोड क्या करता है, पल्स जनरेट करता है, ठीक है। तो जब हृदय, तो साइनो ऐसे नोड क्या था, एसो नोड इज नोन एज नेचुरल पेसमेकर, ठीक है, और पेसमेकर था। और यहाँ पर देखिए पेसमेकर के बारे में, जब हृदय की गति सामान्य से कम हो जाती है तो पेसमेकर जीवन रक्षक होता है, ठीक है, जीवन रक्षक की तरह कार्य करता है। और इसमें दो चीज़ें होती है, एक पल्स जनरेटर होता है, पल्स को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड में पल्स जनरेटर के बंद कक्ष में लिथियम हाइलाइड का सेल होता है, लिथियम हाइलाइड की बैटरी होती है, ठीक है, जो काफ़ी लंबे समय तक इस मतलब कि जो पेसमेकर जो मतलब मशीन है, पल्स जनरेटर को एनर्जी प्रोवाइड करती है काफ़ी लंबे समय तक, ओके। तो एक बैटरी लगी होती है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और एक पल्स जनरेटर होता है। तो बैटरी से एनर्जी मिलती है और पल्स जनरेटर क्या करता है, हार्ट बीट प्रोड्यूस करता है, ओके। अब देखिए ये लास्ट है, लास्ट में क्या है, आर्टेरियो स्क्लेरोसिस। तो आर्टेरियो मतलब क्या हुआ, आर्टरी, ठीक है। तो आर्टरी में आर्टेरियो स्क्लेरोसिस, आर्टरी में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल तथा वसा लेने पर धमनी में आंतरिक दीवार में कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल अधिक मात्रा में जमा हो जाता है, तो इसे आर्टेरियो स्क्लेरोसिस कहते हैं, इट इज अ डिजीज, ठीक है। भोजन के अतिरिक्त मात्रा में कोलेस्ट्रॉल, अगर हमने बताया था अगर फूड में अगर बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, तो या अधिक एलडीएल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, आईडीएल इंटरमीडियरी डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या कम एचडीएल या बहुत अगर कम मात्रा में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, ठीक है। हम जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, फैट पढ़ेंगे, मतलब कि न्यूट्रिशन वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। ये एलडीएल वीएलडीएल क्या होता है, फैट क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है,
ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे। यहाँ पर बस समझ लीजिए कि जैसे दो तरह का कोलेस्ट्रॉल हो, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, मतलब कि ऐसा फूड, ऐसा भोजन जिसमें लिपोप्रोटीन में क्या है, लिपिड नहीं, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो लिपोप्रोटीन में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, उसे लिपोप्रोटीन कहते हैं। तो हाई डेंसिटी, अगर अधिक मात्रा में लिपोप्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन की मात्रा अधिक है, तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अगर LDL है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, वेरी लो है, ठीक है, इंटरमीडिएरी है, या कम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, तो यह हमारे लिए क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल की तरह काम करता है। और बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, ठीक है। दिस इज बैड कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन इन ब्लड वेसल्स या ब्लड आर्टरी। ओके, तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगता है और धमनी की दीवारें क्या होती हैं, धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। धमनी की आंतरिक दीवार पर कोलेस्ट्रॉल का जमा होने लगता है, इसे एथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है। पेसमेकर, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। आपको ये तीन वीडियो था इसका परिसंचरण तंत्र का, 1, 2 और 3। तो इसके पहले के 2 वीडियो में हमने अच्छा खासा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। और आज का जो था वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, यह 3rd पार्ट था, ठीक है दोस्तों। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।